है एवरीवन, ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तीसरा पार्ट होने वाला है और इसी के साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे, मतलब हम डिस्कस कर चुके होंगे। तो नॉलेज ब्रूक की एजुकेशन की सीरीज़ में मैं मोहित चौबे आपके साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तीसरा पार्ट लेके हाजिर हूँ। चलिए बात करते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने देखा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को किन आर्टिकल्स के माध्यम से शक्तियाँ प्राप्त हैं। यह कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 का हिस्सा है। क्या इसका कंपोजिशन है, क्योंकि स्टेट की बॉडी है तो गवर्नर अपॉइंटमेंट्स वगैरह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमने रिटायरमेंट के प्रोसीजर्स देखे, हमने इनके एज देखे कि 6 से 62 साल की उम्र तक यह अपने पद पर रह सकते हैं। रेजिग्नेशन गवर्नर को देंगे। रिमूवल की प्रोसीजर देखे तो हमने जाना कि जो रिमूवल है अपॉइंटमेंट गवर्नर करे, लेकिन रिमूवल प्रेसिडेंट करते हैं। रिमूवल की हमने पूरी विधि को समझा। उसके बाद हमने इंडिपेंडेंस की बात की कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर होने के नाते उन कमीशन के तमाम लोगों को क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनके क्या फंक्शंस हैं, क्या इनके दायित्व हैं। फिर हमने एनुअल रिपोर्ट के बारे में जाना कि एनुअल रिपोर्ट ये किसके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, एनुअल रिपोर्ट का महत्व क्या होता है और एनुअल रिपोर्ट को पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के सामने क्यों प्रस्तुत किया जाता है। हमने कुछ लिमिटेशंस के बारे में जाना। हमने ये भी जाना कि गवर्नर के पास कुछ पोस्ट्स को एक्सक्लूड और सर्विसेज को एक्सक्लूड करने की पावर होती है कि एसपीएससी के प्रीव्यू के उनको बाहर रखा जा सकता है। फिर हमने इनके रोल के बारे में डिस्कशन किया। हमने देखा कि ये वॉचडॉग है मैरिट सिस्टम के। ये क्लासिफिकेशन सर्विसेज वगैरह इन सब के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ ये रिक्रूटिंग बॉडी है। रिकमेंडेशंस इनकी एडवाइजरी नेचर की होती हैं और बाइंडिंग नहीं होती। हमने स्टेट विजिलेंस कमीशन के बारे में जाना। हमने जाना कि स्टेट विजिलेंस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कई बार कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। हमने गवर्नर का कंसल्टेशन रोल जाना कि कई बार जुडिशली सर्विसेज में एसपीएससी से कंसल्ट करके जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स भी किए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट है उसके बारे में ऐसा नहीं किया जाता, और साथ ही जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट हैं वो कंसर्न कोर्ट्स के डिस्कशन के साथ भी किए जाते हैं। चलिए अब हम जानेंगे जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ के इसलिए हो जाता है क्योंकि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आमतौर पर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की रिक्वेस्ट पे स्टेट की ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। भारतीय संविधान में ऐसे प्रोविजंस मौजूद हैं, ऐसे प्रस्ताव मौजूद हैं कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा सकता है। इन प्रावधानों में हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक स्टेट्स को मिलाकर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का निर्माण होता है। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन को एक एक्ट के माध्यम से, पार्लियामेंट्री एक्ट के माध्यम से, लेकिन कंसर्न स्टेट की रिक्वेस्ट के, स्टेट के जो लेजिस्लेचर हैं उनकी जो विधायिकाएं हैं उनकी रिक्वेस्ट पर क्रिएट किया जाता है। जीएसपीएससी एक स्टेटरी बॉडी है क्योंकि यह एक पार्लियामेंट की एक्ट के माध्यम से आएगी और यह किसी भी रूप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी। एक एग्जाम्पल है, रेनोल्ड एग्जाम्पल है कि जब पंजाब और हरियाणा का सेपरेशन हुआ 1966 के दौरान, तो जॉइंट पीएससी का वहाँ गठन किया गया था कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, जो पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए पब्लिक सर्विसेज का जो है सिलेक्शन या चुनाव करते थे, रिक्रूटमेंट करते थे। अपॉइंटमेंट करें, देखें कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का कौन करते हैं। तो अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो चेयरमैन मेंबर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि यह इंटर स्टेट के लिए है, मतलब दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए है। तो डेफिनेटली इनका अपॉइंटमेंट किसी एक राज्य के गवर्नर ना करके जो सर्वोच्च पद है हमारे भारत का, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनके माध्यम से किया जाता है। टेन्योर की बात करें तो इनका टेन्योर भी वही है जो स्टेट पीएससी के मेंबर्स का होता है, मतलब 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, और इसके पहले जो भी हो जाए। मेंबर और चेयरमैन कैन बी सस्पेंडेड और रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है सिर्फ, तो प्रेसिडेंट ही इनको सस्पेंड या रिमूव कर सकते हैं। सबमिट रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट, जो इनको अपॉइंट करता है उसी को ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स एंड सर्विस कंडीशंस डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट, कितने व्यक्ति, कितने मेंबर उस कमीशन में होंगे और क्या सर्विस कंडीशंस होंगी, क्या सेवा शर्तें होंगी, तो वह सभी प्रेसिडेंट के माध्यम से ही पहचानी जाती हैं या फिर निर्धारित की जाती हैं। एसपीएससी प्रेजेंट एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू ईच ऑफ द कंसर्न स्टेट गवर्नर। एसपीएससी जो अपनी एनुअल रिपोर्ट है, अपने एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो जिन जिन राज्यों के लिए उस एसपीएससी का गठन हुआ है उन तमाम राज्यों के गवर्नर को सामने प्रस्तुत करते हैं।
SPSC सर्व्स नीड्स, SPSC UPSC भी अपनी आपकी ज़रूरतों की पूर्ति करता है ऑन स्टेट गवर्नर्स रिक्वेस्ट विद प्रेसिडेंट अप्रूवल। जब भी स्टेट गवर्नर्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें UPSC से किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता है, तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के साथ UPSC की भी हर तरीके की सहायता की पूर्ति कर सकता है। मतलब SPSC सर्व्स फॉर द नेशन और फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस और रिक्वेस्ट एंड द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी विषय को जानना और फिर उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को, मतलब ऐतिहासिक विकास के बारे में भी समझना। तो हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन किस प्रकार आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के माध्यम से इसको सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में 1926 में स्थापित किया गया। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से इसको प्रोविज़न ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसा कि हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को वर्तमान में जानते हैं, एंड प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जैसा कि हम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम से इसको जानते हैं। फिर हम जानते हैं कि एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस, जैसा कि आज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के लिए है, तो उसी आधार पर उसी लाइन में जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर 2 और मोर प्रोविंसेस के बारे में अभी बात 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें करी गई। तो हम ये समझ सकते हैं कि इसकी अवधारणा कि पब्लिक सर्विस कमीशन जैसा कोई चीज़ की आवश्यकता है, किसी एक ऐसी संस्था की आवश्यकता है, यह शुरू होती है 1919 से और स्थापना होती है 1926 में, और जो वर्तमान स्वरूप है यह हमने लिया है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। नाम जरूर दूसरे थे, लेकिन बात वही है कि हमने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हैं, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कह सकते हैं, और जॉइंट PSC को जॉइंट PSC ही कहेंगे। बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में क्या कहानी रहती है। तो मध्य प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो निर्माण है, वो होता है 1 नवंबर 1956 को, मध्य प्रदेश के जन्म के साथ, वर्तमान मध्य प्रदेश के जन्म के साथ, विथ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ MP के साथ। फर्स्ट चेयरमैन थे श्री DV रेडगे, और वर्तमान जो 16वें नंबर के चेयरमैन हैं वो हैं मिस्टर भास्कर चौबे। तो इस प्रकार से DV रेगे से लेके भास्कर चौबे तक ये 16वें नंबर के चेयरमैन हैं, और 1956 से अभी तक हम कह सकते हैं कि 16 चेयरमैन मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के हो चुके हैं। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं कि किन आर्टिकल्स से कहाँ तक हमें इनकी शक्तियों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम आर्टिकल 315 को समझेंगे। आर्टिकल 315, पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। पब्लिक सर्विस कमीशन जो राज्य सेवा आयोग है, वह एक राष्ट्र के लिए, पूरे केंद्र के लिए और राज्य के लिए, दोनों के लिए होगा। संघ के लिए और राज्य के लिए होगा। जैसे संघ एक राज्य सेवा आयोग और राज्य सेवा आयोग। बात करते हैं हम कि 316 में क्या बताया गया है, अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स का अपॉइंटमेंट होगा, उनकी टर्म ऑफ ऑफिस क्या होंगी, इसके बारे में जानकारी मिलती है, और जो डिटरमाइन किया जाता है प्रेसिडेंट के माध्यम से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में, और गवर्नर के माध्यम से स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में। 317 में हमें जानकारी मिलती है रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको कैसे रिमूव सस्पेंड किया जाता है, उसकी जानकारी हमें 317 में मिलती है। 318 की बात करते हैं, पावर टू मेक रेगुलेशंस एज टू कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ मेंबर्स एंड स्टाफ ऑफ द कमीशन। वह रेगुलेशंस बनाना जिसमें यह कंडीशंस ऑफ सर्विसेज एंड मेंबर्स एंड स्टाफ के कमीशंस के बारे में जानकारी हो, बताया गया हो। तो इन सभी रेगुलेशंस की पावर जो कि है उसके बारे में जानकारी हमें 318 में मिलती है। उसके बाद बात करते हैं हम 319, प्रोहिबिशन एज टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस बाय द मेंबर ऑफ द कमीशन सीजिंग टू बी सच मेंबर। जब किसी व्यक्ति का, किसी मेंबर का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उसके बाद वह उस ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता या फिर रीअपॉइंटमेंट उसका नहीं हो सकता, 319 के माध्यम से यह जानकारी मिलती है। 320 की बात करें तो फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो तमाम दायित्व हैं उनके बारे में हमें जानकारी 320 से मिलती है। 321 की बात करें कि पावर टू एक्सटेंड फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब पार्लियामेंट के पास ये शक्तियाँ होती हैं कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस को एक्सटेंड कर सके, मतलब उनको बढ़ता बढ़ा सके। फिर 322 की बात करते हैं तो एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी खर्चे हैं उनकी जानकारी मिलती है हमें आर्टिकल 322 से।
323 की बात करते हैं, रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी रिपोर्ट्स को जो एनुअल रूप से अपने यूपीएससी जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट को, और एसपीएससी के जो हैं वो गवर्नर को देते हैं, और जॉइंट पीएससी फिर प्रेसिडेंट के माध्यम से गवर्नर के होते हुए अलग अलग अपने अपने राज्य में पहुंचती है, मतलब ये प्रत्येक गवर्नर को देते हैं जेएसपीएससी वाले। चलिए, इस प्रकार से हमने जाना कि 315 से लेकर 323 तक किन आर्टिकल्स में किस विषय में जानकारी मिलती है। चलिए, तो ये रहा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित संपूर्ण ज्ञान, और उम्मीद है कि आपको यह काफ़ी उपयोगी रहे और नॉलेजेबल रहे। तो एज द नॉलेज इज़ द ब्रूक ऑफ सक्सेस, तो in the series of knowledge book, I am Mohit Chobe with you, and I hope you enjoyed this video. So please do like, share and subscribe for more such videos, and please press the bell icon for daily updates. Thank you so much. Have a good day.